बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जितना आज इसराइल के लिए तबाहकुन दिन है, इतना दिन तकरीबन आप समझ लें 242 दिन में जो जंग हुई है, इतना ज़्यादा उनके लिए तबाहकुन दिन नहीं होगा जितना मुश्किल डे आज उनके लिए था। और सबसे बड़ा झटका ये लगा है कि इसराइल का जो ड्रोन है वो एक दफा फिर तबाह कर दिया गया है। और ये इसराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका इसलिए है कि आज इसराइल ने अजीबोगरीब सूरत हाल हुई कि गोलान हाइट्स के ऊपर इनकी लड़ाई हो रही थी, वहां से इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ड्रोन्स और मिसाइल मारे, जो असल में इसराइल के F-16 ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गए। अब हुआ ये कि वो सारे के सारे गोलान हाइट्स की तरफ आ गए, इनका डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। यहां पर सीन ये हुआ कि इसराइल ने अपना ड्रोन भेजा हेरमस 900 और हिजबुल्लाह ने उसको उड़ा दिया। और ये आपकी स्क्रीन पर जरा मनाजिर चल रहे हैं इस वक्त, जो सूरत हाल सामने आई है उससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह ड्रोन बुरी तरह तबाह बर्बाद होता हुआ नीचे आ रहा है। और ये इसराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है कि उनकी जानिब से ड्रोन्स आए, उनकी जानिब से मिसाइल आए और ये रोक ना पाए। और सायरन बज रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और एक जगह पर तो इनकी बिल्डिंग थी रफा के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर इनकी इतनी ज्यादा तबाही हुई जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वहां पर ये सारे इनके फौजी मौजूद थे, क्लास एक क्रीम जिसे कह सकते हैं। सो वहां पर वो तबाह हो गए। अब वहां से ड्रोन्स जा रहे हैं, वहां से मिसाइल जा रहे हैं और वो इंटरसेप्ट नहीं हुए। लेकिन जब इसराइल ने ड्रोन भेजा तो आप देखिए इन्होंने तबाह किया। और तबाह करने के बाद उन्होंने उसके मनाजिर, यानी सारी दुनिया देख रही है कि उनके साथ क्या हुआ। अब आप सोचें कि आपने अपने F-16 भेजे, नाकाम हुए, हरमस 900 ड्रोन भेजे, नाकाम हुए। और ये याद रहे कि ड्रोन्स बन रहे हैं इंडिया के अंदर हैदराबाद की फैक्ट्री में, जो ज्वाइंट प्रोडक्शन है इसराइल की और इंडिया की, यानी दोनों मिलकर बना रहे हैं। अगर हम ये बात कहेंगे कि आज इसराइल के लिए एक नाइटमेयर था, यानी एक डरावना ख्वाब साबित हुआ है, तो वो गलत ना होगा। असल में इस सारी सूरत हाल के अंदर हमास ने एक डील फाइनलाइज वो कर रहे हैं, और वो अमेरिका के साथ। और डील में हुआ ये है कि वो वहां से इनके यानी कैदी छोड़े हैं। और इसराइल को इस बात की समझ से आ रही कि मुझे बाईपास किया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू की ग्रिप असल में बहुत ज्यादा लूज होती जा रही है। हिजबुल्लाह की स्ट्रेटजी ये है कि जितने दिन अभी तक हमला हुआ है, अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक हमलों में से कोई डे था तो वो पिछले आप समझ लें 3-4 दिन थे, जिसमें उन्होंने हमलों में इतनी ज्यादा शिद्दत वो ले आए हैं कि गालिबन इसराइल के पास ये सारी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो हिजबुल्लाह को भी पहुंच रही। उनके पास शायद ये लास्ट ऑप्शन रह गई है कि वो एक जंग छेड़ दे। इस जंग के छेड़ने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। असल में ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स आ रहा है, ये हैरान कुन तौर पर ये वो शख्स है जो इसराइल की फौज के लिए लड़ा था। और हुआ क्या है, इसको दोबारा भेजा गया और भेजने के बाद इसको कहा गया कि तुमने गजा जाकर लड़ना है। इसने अपनी जान ले ली, इसने कहा मैं नहीं जाकर लड़ूंगा। और ये यानी मेंटली तौर पर ट्रॉमा का शिकार था, बुरी तरह इसकी सूरत हाल खराब थी। आप अंदाजा कीजिए आज के दौर में कौन जान लेता है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि इन्होंने वहां पर इतने लोगों को मारा है, मार मार कर उसके जहन पर इतना बुरा दबाव आ गया कि उसने वहां पर कर लिया तौबा कि मैं दोबारा कभी जिंदगी में लड़ने के लिए नहीं जाऊंगा। जब उन्होंने कहा कि नहीं तुमने जाना है, प्रेशर डाला, इसने रिक्वेस्ट की, इसकी फैमिली ने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि नहीं तुम किसी सूरत लड़ने के लिए इनकार नहीं कर सकते, जाओगे, तो इसने अपनी जान ले ली। आप अंदाजा कर लें कि इसराइल की फौज के ऊपर इस वक्त बीत क्या रही है कि यानी बहुत सारे फौजी कह रहे हैं उन्हें लड़ने से इनकार कर दिया कि अब ये लड़ नहीं सकते। और ये बात बिल्कुल ठीक है। अब सवाल यहाँ पर ये होता है कि ऊपर से ऑर्डर आता है तो आपको लड़ना पड़ता है। अब वहां पर उसको आप सोचो उसकी कैपेसिटी से चीजें बाहर हो गई हैं। देखिए ये कहना बड़ा आसान है। आज जो इसराइल में 4 लोगों ने रिजाइन किया है उसकी मेन वजह ही यही थी। इसराइल की फौज क्यों कह रही है कि वो गजा से वापस आना चाहते हैं, उनके जो फौजी हैं उनको दिमागी तौर पर इस वक्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो अस्पतालों में जा रहे हैं और वो कह रहे हमें तो अक्सर औकात ये चीजें नजर आती हैं कि जी वो वहां पर एक काम कर रहे हैं, देखिए उनके फौजियों ने किया। उनमें से बहुत सारे जो हैं आपने उनको जबरदस्ती भेजा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि हम लड़ नहीं सकते। या तो आपने कोई रोबोटिक आर्मी बनाई होती जो फीलिंग्स नहीं रखते। वो कह रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो आप यहां से अंदाजा कर लेना कि इसराइल में इस वक्त आवाम सड़कों पर निकली है और ऐसा एहतजाज हमने आज से पहले कभी देखा नहीं। अब वो क्यों आ रहे हैं? देखिए एक मुल्क है, आपको अगर मिल जाए जमीन एक्स्ट्रा, वो कहते हैं हमें जमीन एक्स्ट्रा नहीं चाहिए।
आप इस जंग को बंद कर दें, क्योंकि अब हमारी तबाही की इंतहा हो गई है। हिजबुल्लाह ने जिस तरह इन पर हमले किए हैं, बताएं इनके पास क्या था? आयरन डोम था, हर्मस 900 ड्रोन से, F-16 F-35 है, और है क्या आपके पास? अगर ये सारी चीजें नाकाम हो रही हैं तो फिर आपने जंग क्या करनी है? यानी आप बता देना फिर आपने क्या जंग करनी है। इसराइल में हुआ ये है कि फौज के मामलात इतने खराब हो गए हैं कि सबसे पहले वहां की जो फौज है उन्होंने अपोजिशन को कहना शुरू कर दिया है कि आप दबाव डालें, इस जंग को रुकवाने में किरदार अदा करें। हम यहाँ पर, यानी आप ये सोचें कि आर्मी चीफ की नेतन्याहू से इतनी अनबन हो गई है कि वो वहां पर कह रहे हैं कि गजा में मेरी फौज रुक नहीं सकती। अब आपको समझ आ गई है ये फौजी क्या है? ये तो एक खबर आ गई है ना बाहर, इस तरह की तो हजार खबरें हैं जो बाहर नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि हमने नहीं जाना वापिस। उनको देखिए, बहुत सारे लोगों को कह रहे हैं कि हमें रूहें तंग करती हैं। जो सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि हमें रातों को रूहें तंग करती हैं इनकी आकर। ये जो लोग मासूम मरे, हमें रातों को ख्वाब आते हैं, इतने डरावने ख्वाब आते हैं कि हमें लगता है इनकी रूहें हमें आकर बेचैन करती है और वो पागल हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं करना चाहते। आप बताएं कि सारी सूरत हाल में ये आप चाहे जितना मर्जी कर ले, जुल्म में ये चीज होती है। अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ ये रिपोर्ट हुई थी कि क्यों ऐसी सूरत हाल है कि हम टेक्नोलॉजी के बावजूद जंग हारे हैं। तो वहां पर उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि हम वहां पर बहुत ज्यादा मासूमों को मारा है, जिसकी वजह से फौज के अंदर अब अपनी जानें लेने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा है, वो खौफ ज्यादा है। तो उन्होंने अपनी जान लेना शुरू कर दी। और वो कह रहे हैं कि उनको जब अपने बच्चे याद आते थे, उनको पता चलता था कि इनके साथ भी हो सकता है, वो किसी को मारे, किसी के बच्चों को मारे। इजराइल की फौज ने बड़ा जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है कि जिसकी इंतहा नहीं। अब उनकी फौज लड़ने के काबिल नहीं है। अब वो बार बार कह रहे हैं, देखिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है। जो फौजी हैं, इनके जो दोस्त यार हैं, वो बड़ी तादाद के अंदर यानी मारे गए हैं इस जंग में। अब वो कर क्या रहे हैं? ये उनको कह रहे हैं कि जो फौजी मारे गए हैं उनके प्राइवेट पार्ट्स काट लें और उसमें से आप मवाद निकाल कर यानी ये तमाम चीज़ें रखें जिससे अगली नस्ल पैदा की जा सके। यानी उनका फोकस ये है कि हमने अपनी नस्ल बढ़ानी है, हमने फलाना करना है, ये करना है। वो कह रहे हैं कि आप ये जंग ही क्यों कर रहे हैं कि जिस जंग में हमारी लड़ाई हो जाए आप उनके साथ अमन के साथ रह लें, यानी एक मुआहदा कर लें। आप ये सोचें कि अभी भी सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि आप 1967 की पोजीशन पर चले जाएं, हमारी आपके साथ लड़ाई खत्म हो जाएगी। यानी 1948 की पोजीशन वाली वो कह रहे हैं कि आप ये कर लें जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था, तो मामला खत्म हो जाएगा। असल बात यह है कि फौज अब उनकी तैयार नहीं है लड़ने के लिए। और जिस तरह हिजबुल्लाह ने इस दफा हमला किया, देखिए वो कह रहे हैं कि हमारी 1.5-2 लाख आर्मी तैयार है। हिजबुल्लाह ने कहा जी हम तो लड़ने के लिए तैयार है, हमारी आर्मी तैयार है, हमारे मिसाइल तैयार है, रॉकेट तैयार है। और वो कह रहे हैं कि हमने सर पर कफन बांध कर लड़ना है। यहाँ तो ये ऐसी सूरत हाल नहीं है, आप कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? आप बताइए कि इस वक्त अस्पतालों में इमरजेंसी वहां पर क्यों नाफिज है? क्यों अस्पतालों के बाद बाकी सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब होती नजर आ रही है? इंटरनेशनल सतह पर हालात इसराइल के कंट्रोल में नहीं रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके जो ड्रोन्स थे, जो उनका सहारा था, देखिए खदशा पैदा हो गया है। और वो खदशा ये है, जो अभी शायद इसराइल को ये बात समझ नहीं आ पा रही, अगर उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी कामयाब होती तो क्या वो उनको ये बताती ना कि हम ये जो ऑपरेशन करने के लिए जा रहे हैं तो कामयाब होगा, वो नाकाम होगा, हमारे जीतने के क्या चांसेस है? आपको इंटरनली तमाम रिपोर्ट्स मिलती हैं। अब हालिया शिनबैत की जानिब से ये बात कही गई थी कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों के पास वो रिपोर्ट्स नहीं है जो हिजबुल्लाह के पास है और वो अब लड़ाई करे। असल में अब ये सारे जो इस वक्त दबाव डाल रहे हैं वो हमास की लड़ाई का नहीं है, वो इन पर दबाव डाले हैं कि आप ये जंग ना करें, आप हिजबुल्लाह के साथ जंग ना करें, ये जंग हमारी नस्लें उजाड़ देगी। हमें हो सकता है कि यहाँ से पूरी तरह यानी हिजरत कर जानी पड़े, ऐसी हिजरत कर जानी पड़े कि दोबारा हम कभी पलट कर वापस ना आ सकें। उधर एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा हुई है कि इंटरनेशनल सतह पर यानी ईरान का जो एटमी प्लांट है और उनके जो एटमी न्यूक्लियर प्रोग्राम की डेवलपमेंट्स है, अब अमेरिका को और इजराइल को ये बात अच्छी तरह समझ आ रही है। वो कह रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह इस वक्त एक्टिव हुई है ये असल में जानबूझकर हुई है। दो उसकी वजूहात है, एक तो ईरान अपना एटमी प्रोग्राम बना रहा है, दूसरा हमने जो रफा ऑपरेशन या जो हमने पूरी तरह अब यानी गजा के बाद रफा और बाकी तमाम चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। अब वो समझ रहे हैं कि अब लड़ाई के बाद इनका नंबर भी आ गया, तो उन्होंने जंग छेड़ दी है। अगर ये जंग हिजबुल्लाह के साथ रही तो उन्होंने अभी तक ये बात कही है कि हम कम से कम 6 से 7 महीने इजीली रोजाना अगर हम 1000-1500 रॉकेट भी मारे रोजाना, हम इजीली इनको जंग में तबाह कर सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रोज के 1000 से 1500 मिसाइल या रॉकेट्स आप मारे हैं, और जो इन्होंने मार रहे हैं वो बड़े खतरनाक है,
और वो कह रहे हैं कि उसके बाद सप्लाई ईरान की जानिब से रहेगी। अगर ये 3-4 महीने या 6 महीने तक वो मार सकते हैं डेली बेसिस पर, तो ईरान का मामला ये होगा कि उतनी देर में ईरान अपना एटमी प्रोग्राम का जो न्यूक्लियर वॉर हेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर उसका टेस्ट भी कर लेगा, और इसराइल को टाइम नहीं मिलेगा कि वो जाकर करे। इसीलिए उन्होंने, ईरान ने एक वार्निंग जारी कर दी है अमेरिका को कि आप अगर इस जंग में कूदे तो हमारी तरफ से ऐलान जंग होगा। अब इसराइल को ये बात हजम नहीं हो पा रही कि मेरी इस जंग में उलझा कर मुझे, और अचानक से ईरान ने अपना एटमी प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अमेरिका भी साथ नहीं दे रहा एटमी प्रोग्राम उसका तबाह करने में। देखिए, दो वजूहात है। एक तो आप इस दफा उनका प्रोग्राम तबाह नहीं कर सकते। उन्होंने ये बात कही है कि अगर इन्होंने हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह की तो हम डिमोना उड़ा देंगे, और गालिबन हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो इन्होंने टेस्ट करके ऑलरेडी देख लिया है। वो ईरान भी मार सकता है, ये इराक से भी मार सकते हैं, और ये याद रखिएगा वो लेबनान से भी मार सकते हैं। तो वो इसराइल के एटमी प्रोग्राम के ऊपर आ जाएंगे। एक तो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा पार्ट ये है वो ये है कि इस वक्त इसराइल को इंगेज रखना, मकसद ये है कि जैसे वो हिजबुल्लाह के साथ बार बार इंगेज हो रहे हैं, अब सोचे ना कि हमले हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जंग करने का। जंग की बात की है तो मिनिस्टर्स उनके रिजाइन कर गए हैं, फौज के जर्नैलों ने रिजाइन करना शुरू कर दिया है। तो वो कह रहे हैं कि हमारी तो हर तरह से हार है, और अगर ईरान को हमने एटमी प्रोग्राम कंप्लीट करने दिया और ईरान इस वक्त जो कर रहा है, तो फिर ये हमारी इतनी बड़ी हार होगी कि सारे जिंदगी हम ईरान के सामने खड़े नहीं हो सकते। लिहाजा हमें ये दोनों काम करने हैं। अब इसराइल चारों तरफ से घेर लिया गया है। फिर इसराइल में जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक उन्होंने कहा कि नेतन्याहू और उनके जो जर्नैल हैं वो सीक्रेटली ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जंग खत्म हो जाए, यानी ओपनली वो लड़ाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो कह रहे हैं कि हमें सेफ ग्राउंड भी मिल जाए, यानी ऐसी भी सूरत हाल हो जाए कि हमें बाद में, अब यानी आप ये सोचें कि उधर से हमास की जानिब से भी अजीबोगरीब एक ऐलान हो गया। उन्होंने कहा कि अब हमने, यानी एक दफ़ा उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी अब अगर ये जंग रुक भी जाती है तो उसके बाद हमने पूरा इसराइल वापस लेना है, यानी वो इस लेवल तक अब लड़ाई करने के लिए तैयार। उन्होंने कहा इन्होंने जितनी तबाही करनी थी कर ली है, अब हमने इनको छोड़ना नहीं है। तो इसराइल को डर ये पैदा हुआ है कि अगर यहाँ पर जंगबंदी हो जाती है तो सबसे बड़ी जो फातिहा के तौर पर कौन सामने आएगी, वो ईरान है, हिजबुल्लाह और ये सारे, और फिर ये तो उसके बाद मुझ पर चढ़ दौड़ेंगे और मेरी तो वो ताकत नहीं रही। देखिए, बात अभी किसी को समझ नहीं आई कि ईरान ने जो स्टांस लिया था अमेरिका के सामने डट जाने का और इसराइल के सामने डट जाने का, उसका इनाम बहुत बड़ा मिला है उनको, चाइना से मिला। चाइना ने जब देखिए $450 अरब 2019 में उन्होंने ऐलान किया था कि हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, आज से 5 साल पहले, तो 5 साल में उन्होंने अरबों डॉलर यानी इन्वेस्ट कर दिया। तो उससे ईरान की इकोनॉमी को तो फायदा हुआ, उनके प्रोजेक्ट्स को फायदा हुआ, उसके बाद उनकी मुआशी प्रॉब्लम्स काफी हद तक दूर हुई हैं। और इसके बाद जब रूस की जंग यानी यूक्रेन वाली जंग की तो लॉटरी निकल गई, वहां पर जब वो रूस के साथ खड़े हो गए तो टेक्नोलॉजी का तबादला, चीजों का तबादला, फिर नई से नई चीजें आना, यानी आप ये सोचें कि कभी जिंदगी में कोई कंपैरिजन बनता है। हिजबुल्लाह ड्रोन्स उनके गिरा रहा है, यानी आप ये सोचें कि उनके जहाज़ों को हिट करने की तैयारी है, कमर्शियल फ्लाइट्स का इशू चल रहा है। उसके अलावा इनके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर वो पेनिट्रेट कर चुके हैं, अंदर तक घुस चुके हैं। ये आप बताएं कि हमने आज से पहले कभी ये जिंदगी में देखा था, कुछ सिनेरियो ऐसा बन रहा था कि इसराइल की ताकत इतनी बुरी तरह बेबस हो जाएगी? लेकिन अब ये सारे का सारा सिनेरियो हमें होता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी सूरत हाल ये है कि ईरान को एक अशोटी भी दे दी गई है, और वो इस दफ़ा अशोटी जो आई है वो आई है रूस की जानिब से कि अगर आपको मिसाइलों की या किसी तरह की कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और अगर मौका मिलता है, यानी आपके ऊपर एक जंग मुसल्लत की जाती है, तो रूस इसराइल के खिलाफ आपकी मदद करने हर तरह से तैयार है, शाम से भी और दीगर जगहों से भी। और इस दफ़ा तो चाइना ये चाह रहा है कि ईरान अगर जब तक ये रहा है यानी खित्ते के अंदर, वो ये समझ रहा है कि आपको पता है कि चाइना को कितना फ़ायदा हुआ है ईरान की इस तमाम सूरत हाल का। यानी अगर ईरान ताकतवर ना होता तो इस वक्त मिडिल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज हैं वो कभी जिंदगी में ब्रिक्स में ना आती, और ये नई करेंसी जो बन रही है डॉलर को छोड़कर वो ना होती, क्योंकि अमेरिका की ताकत का गया है जवाल, वो झुके हैं। इसराइल की हुई है नाकामी। ये जो ईरान, हिजबुल्लाह और इन तमाम लोगों ने यानी हौसियों समेत मिसाइल मारे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा नाकामी ये हुई है कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में सऊदी अरब, बाकी मिस्र और हर जगह पर, उर्दन समेत, ये लगे हुए थे अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम। अब उसमें मसला ये पैदा हुआ है कि वो जब नाकाम हुए हैं तो चाइना को मौका मिला है, उन्होंने जाकर बातचीत की है कि आप अमेरिका के ऊपर रिलाय करें सिक्योरिटी, हमारे साथ आप हाथ मिलाएं। आपको किससे खतरा है? ईरान से खतरा है आपको।
हम ईरान की गारंटी देते हैं। टेक्नोलॉजी आपको चाहिए, हम आपको देते हैं। 5G प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए, हम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे। इन्वेस्टमेंट करनी है, हम करेंगे। तो आप ये स्टांस चेंज करें, आप तेल को पेट्रोल डॉलर से निकालें, आप हमारे साथ जो ट्रेडिंग करनी है वो डॉलर की बजाय युआन में करें। अब ये तमाम की तमाम जो चीज़ें इस वक्त पैदा हुई हैं, वो सारे का सारा जो सिनेरियो है वो बदलना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि इसराइल इस वक्त हिजबुल्लाह की साइड से इनको निकाल कर, यानी बुरी तरह तबाही की तरह ला रहा है। वहां पर इन्होंने अपनी जंग छेड़ दी हुई है, यानी वो पूरी तरह ताकतवर बन रहा है ईरान। और ईरान का ताकतवर बनने का मसला ये होता है कि रीजन के अंदर सबसे ज्यादा फिर जंग छिड़ जाती है इसराइल के लिए खतरनाक। इसराइल को ये लग रहा है कि ईरान अगर एटमी ताकत बन रहा है तो बाकी भी फिर सर पर चढ़कर नाचेंगे और फिर मैं चारों तरफ से घेर लिया जाऊंगा। आपको याद है अमेरिका के साथ इन्होंने मुआहदा किया था इसराइल ने कि आपने किसी सूरत, 1973 का मुआहदा कर लिया, आपने अरबों को, ईरान और किसी को भी, अभी तो ईरान में उस वक्त दूर दूर तक ये कोई इनकलाब का पता भी नहीं था, तो उन्होंने उस वक्त मुआहदा कर लिया था कि आप कभी जिंदगी में मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को वो हथियार, वो तैयारे, वो मिसाइल, वो चीज़ें नहीं देंगे जो इसराइल से ज़्यादा बढ़ के टेक्नोलॉजी उनके पास हो, जिससे हमारा वजूद खतरे में हो। तो अब वो टाइम ख़त्म हो गया अमेरिका का। अमेरिका नहीं बोल रहा, ईरान के पास जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है वो तो अमेरिका के पास भी नहीं है। यानी वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है या आयरन डोम है, वो तो सारे फेल हो रहे हैं। अभी सोचे इन्होंने बड़ा हमला नहीं किया। सो अब ये जो सारे का सारा सिनेरियो, इनके ड्रोन्स गिरना, सब गिरना, ये तबले जंग बच चुका है और ये ज़्यादा देर मैनेज नहीं इसराइल कर सकता। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।